हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके एग्जाम को हार्डली एक हफ्ता रह गया है, तो अब मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए जो है मिक्स्ड क्वेश्चन का सेशन लेके आऊंगी। और ये जो आपके सेशन है ये मैराथन टाइप रहेंगे। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, 4-5 चैप्टर उठाएंगे या फिर आप कह लीजिए एक यूनिट उठाएंगे और उसके सारे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उन्हें सॉल्व करेंगे। अब देखिए इतना टाइम नहीं बच गया है कि मैं आपको एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन करवाऊं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि आपने बहुत अच्छे से अब तैयारी कर ली है, अपनी रिवीजन भी कर लिया है। अब बारी आती है आपके जो रिवीजन है, आपने जो पढ़ाई करी है उसको टेस्ट करने की। ठीक है जी। और सबसे बेस्ट अगर आपको अपनी तैयारी जो है उसे टेस्ट करना है तो वो मिक्स्ड क्वेश्चन के थ्रू ही होगा। ठीक है जी, जहां पे आपको ये नहीं पता है कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे मैम। ठीक है, लेकिन आपको यहां से आइडिया लग जाएगा कि हमने जितनी भी तैयारी अभी तक करी है क्या वो सफल है या फिर नहीं। अगर आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो रहे तो आप उन टॉपिक्स को फिर देखिए। ठीक है जी, जहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और अगर इजीली सॉल्व कर पा रहे हो आप क्वेश्चंस तो अब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। तो चलिए आज का जो ये सेशन है इसे स्टार्ट कर लेते हैं। और ये आपका रहने वाला है एक काफ़ी लंबा सेशन। देखिए ज़्यादा लंबा तो मैं नहीं रखूंगी, मैं सेशन को क्विक ही रखूंगी क्योंकि अब जो है एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है। ठीक है, तो हम बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो कौन कौन से देखिए, एक तो हम यहाँ पे कवर करेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उसके अलावा हम यहाँ पे कवर करेंगे बाय टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बाय टेक्नोलॉजी and its application, organism and population, ecosystem, biodiversity and conservation and environmental issues। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके बच रहे हैं, तो इन्हें हम जल्दी से एक मैराथन सेशन में यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है जी, सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, मैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ूंगी और आपको साथ के साथ उसका आंसर करना है और मुझे सभी बच्चों के आंसर दिखने चाहिए। ठीक है जी, तो जल्दी से अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी पीजी सा है। क्वेश्चन क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ऑल्सो नोन एज। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इन्हें हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? लाइगेज, मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर ग्लू या फिर पॉलीमरेज। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं इन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से भी जानते हैं। यह एक कैंची की तरह काम करते हैं। ये जो है डीएनए को कट करते हैं एट अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मॉलिक्यूलर सीजर्स। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड वाज। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे डिस्कवर किया गया था वो कौन सा था? जल्दी से आंसर करिए सभी बच्चे। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंड-2। तो हिंड-2 जो ये नाम है ये कहाँ से आया है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसे कौन से बैक्टीरियम से लिया गया है? तो इसे लिया गया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है जी, इन्फ्लुएंजा। तो ये नाम आपको याद रखना है। अब देखिए ये आपके पास जीनस है, ये स्पीशीज है। ठीक है जी, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है इस नाम का तो ये ले लिया हमने एच। ठीक है, उसके बाद हमने जो है स्पीशीज है उसका यहाँ पे 2 लेटर ले लिया IN। ठीक है जी, उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेन की, कौन सा स्ट्रेन है? तो हमने ले लिया यहाँ पे डी स्ट्रेन। ठीक है जी, अब ये जो यहाँ पे रोमन में लिखे होते हैं आपके 1 2 3। ठीक है जी, तो ये ऑर्डर होता है कि कौन से ऑर्डर में हमने जो है इसे आइसोलेट किया है। तो ये सेकंड नंबर का है। ठीक है जी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंड-2। और इसे किस बैक्टीरियम से आइसोलेट किया गया? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, आपने याद रखना है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू जॉइन 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स। जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए कि 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स को कौन जोड़ता है? ऑप्शन देखिए, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो बहुत आसान है, डीएनए लाइगेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने जानबूझ के आपके लिए डाला है ताकि आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। ठीक है जी, जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए कि जो टर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सबसे पहले किसने यूज करी थी? चलिए जी, आंसर करिए। पॉल बर्च, स्टैनली कोहन, हर्बर्ट बॉयर, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है जी, तो एक ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ, नन। ठीक है जी, नन ऑफ दी अबव। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नन। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है ये इन चारों ने नहीं दी थी, ये तो दी थी आपकी किसने? ये दी थी जैक विलियमसन ने, विलियमसन। ठीक है जी, और कब दी थी? इन 1951। इन्होंने जो है एक नोवेल जो है लिखी थी। इनकी नोवेल का क्या नाम था? इनकी नोवेल का नाम था ड्रैगन्स
आइलैंड। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए, ठीक है जी। इन्होंने 1951 में ये जो है नोवेल लिखी थी और उसमें जो है इस टर्म का जिक्र किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब उसके 2 साल बाद जो आपकी वाटसन एंड क्रिक है, आप सभी जानते हो 1953 ने इन्होंने क्या किया था कि जो आपका डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन्होंने जो है दिया था, इसके बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें पॉल बर्ज की, तो देखिए ये नाम खुद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हें माना जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कौन है फादर? आपको याद रखना है पॉल बर्ज। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहला जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था, और कब बनाया था? 1972 में इन्होंने क्या बनाया था? फर्स्ट डीएनए रिकॉम्बिनेंट, ठीक है जी। कब बनाया था इन्होंने? 1972 में। अगर हम बात करें स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर, तो ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने 1973 में फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया था, दैट इज जीएमओ, जिसे आप जानते हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? जो एक बैक्टीरियम है उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है इंसर्ट किया था इनटू अ प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये नाम यहाँ पे जानबूझ के डाले हैं ताकि मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जो है चीजें वो क्लियर करवा पाऊं, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पॉल बर्ज जो है वो कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बॉयर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वाटसन एंड क्रिक ये क्यों इंपॉर्टेंट है? और ये जो टर्म है ये किसने दी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ एग्जाम में, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द एंजाइम यूज टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज। नहीं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी पीजी सा है, तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसे आप कौन से नाम से जानते हो? मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, द प्लाज्मिड यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन ई कोलाई। जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए कि ई कोलाई के लिए जो क्लोनिंग वेक्टर हम यूज करते हैं वो किसे यूज करते हैं? तो जल्दी से मुझे बताइए प्लाज्मिड का नाम, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन नंबर बी, PBr 322, ठीक है। तो 322 ये वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, और बहुत अच्छे से आपको क्लास में करवाई गई है हर एक चीज, ठीक है जी। तो इतने कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होने चाहिए कि आप जल्दी से जो है वो क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओ। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज कॉल्ड। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता क्या है भाई? डीएनए पे कट लगाना एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। तो आपका जो ये एंजाइम है सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करता है उस साइट को, ठीक है जी, जहां पे इसने कट लगाना है। ये स्पेसिफिक आपके डीएनए बेसिस पे ही कट लगाता है, तो उस साइट को हम क्या बोलते हैं? जहां पे ये कट लगाता है उसे हम बोलेंगे रिकॉग्निशन साइट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच एंजाइम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू। तो गोंद कौन होता है? कौन ग्लू की तरह जो है एक्ट करता है, जो क्या करता है? आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ देता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? डीएनए लाइगेज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट बाय साइज इज कॉल्ड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से करवाया गया है इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। अब होता क्या है कि जो आपकी चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, इनको हम सेपरेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। आप जानते हो जो स्मॉल होते हैं वो जल्दी जल्दी फास्ट जो है वो मूव करते हैं, और जो बड़े साइज के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, एग्रोस जेल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो ये जो एग्रोस जेल है जिसका यूज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी करते हैं, तो ये जेल जो है आता कहाँ से? बैक्टीरिया से, एल्गी से, फंजाई से या प्लांट से। तो ये आता है आपकी एल्गी से, और स्पेसिफिकली ये कौन सी एल्गी से आता है? रेड एल्गी से। ये आपको याद रखना है, कई बार आपसे जीनस भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से ऐसे एल्गी है जो कि आपको एग्रोस जेल जो है वो प्रोवाइड करती है। तो आपको कौन कौन से नाम याद रखने हैं? जेलिडियम, एक तो आपको याद रखना है जेलिडियम, दूसरा नाम आपको याद रखना है ग्रेसिलेरिया, ठीक है जी, ग्रेसिलेरिया। और तीसरा नाम आपको जो याद रखना है वो रखना है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ठीक है जी। तो ये आपके कौन है? ये है आपके रेड एल्गी के जीनस जो कि आपको एग्रोस जेल प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है।
चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज, टैग पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो एक थर्मोस्टेबल एंजाइम इनमें से कौन सा है जो हाई टेम्परेचर में भी क्या करता है, फंक्शन करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? टैग पॉलीमरेज एंजाइम। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि ये जो एंजाइम है टैग पॉलीमरेज, इसे आप कहाँ से आइसोलेट करते हो? ठीक है जी, तो इसे आप कहाँ से ऑब्टेन करते हो? फ्रॉम द बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया है जिससे इसे निकाला जाता है? थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है जी, तो ये नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच स्टेप इज नॉट पार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है? तो जल्दी से ऑप्शन देखिए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ आरएनए, लाइगेशन ऑफ डीएनए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप क्या करते हो? डीएनए को आइसोलेट करते हो, डीएनए को कट करते हो, उसके बाद आप लाइगेशन करते हो डीएनए की, और उसके बाद आप उसे इंसर्ट कर देते हो इनटू अ वेक्टर। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेप है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ये स्टेप नहीं है आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द स्टिकी एंड प्रोड्यूस्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूजफुल बिकॉज दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ डीएनए, नहीं, हेल्प इन ज्वाइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीनेचर डीएनए, प्रिवेंट म्यूटेशन। तो देखिए, ये जो स्टिकी एंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि अब क्या होता है कि पेयरिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट की ज्वाइनिंग में। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, इन दी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू। आप मुझे बताइए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं? ऑब्वियसली होस्ट सेल में हम इंसर्ट करते हैं, बहुत सारे मीडियम के थ्रू कर सकते हैं। हम जो है प्लाज्मिड का यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, यानी कि वेक्टर मीडिएटेड मेथड का हम यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेथड जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रोपोरेशन है, माइक्रो इंजेक्शंस हैं, या फिर कोई केमिकल ट्रीटमेंट हो गया जैसे हीट शॉक हो गया, कैल्शियम आयन हो गया। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे इंसर्ट करने के लिए होस्ट सेल में। तो ऑप्शन नंबर ए यहां करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द एंजाइम दैट सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो सी डीएनए जो है वो कौन बनाता है? फ्रॉम द आरएनए। आप सभी जानते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द सिलेक्टेबल मार्कर इन PBr322। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो सिलेक्टेबल मार्कर का काम कौन करते हैं? आप सभी जानते हो, बहुत अच्छे से करवाया गया है, एम्पीसाइलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द वेक्टर यूज टू ट्रांसफर जीन इनटू प्लांट्स। जल्दी से आंसर करिए, अगर आपको प्लांट में कोई जीन इंसर्ट करने हैं तो आप किस वेक्टर का यूज करते हो? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड। और टीआई प्लाज्मिड जो है इसे कहाँ से आप आइसोलेट करते हो? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। आपको नाम याद रखना है बच्चा, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट कॉमन होस्ट ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोस्ट कॉमनली कौन से होस्ट ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है? तो ई कोलाई का किया जाता है, एस्कर्शिया कोलाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ अ जीन इज नोन एज। तो जब आप जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाते हो तो उसे क्या बोलते हो? ऑब्वियसली जीन क्लोनिंग बोलते हो या फिर डीएनए क्लोनिंग बोलते हो। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से। तो गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज रिच इन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो कि जो गोल्डन राइस है वो जो उनके अंदर जो पिगमेंट होता है, मतलब कि वो जो कलर है वो क्यों देते हो गोल्डन? क्योंकि उनके अंदर जो है बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, दैट इज रिच इन बीटा कैरोटीन, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है।
चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज टू। तो ट्रांसजेनिक एनिमल जो है बेसिकली क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखिए, इंक्रीज पॉपुलेशन, स्टडी जीन रेगुलेशन एंड डिजीज, इंक्रीज म्यूटेशन रेट, इंक्रीज एनिमल साइज। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ताकि हम स्टडी कर सके किसकी, जीन रेगुलेशन की, और कोई डिजीज है उसकी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द मेन गोल ऑफ बीटी कॉटन डेवलपमेंट वॉज। तो आप सभी जानते हो कि जो बीटी कॉटन है उसे क्यों डेवलप किया गया था, ताकि हम क्या कर सके, रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर सके इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट। ठीक है जी, तो बॉल वॉर्म्स जो होते थे वो क्या कर जाते थे, जो कॉटन की बॉल्स होते हैं उन्हें बोर करके उन्हें खराब कर देते थे। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, जो इंसेक्ट उन्हें खाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इज नोन एज। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो है ये एक सॉइल बैक्टीरिया है, आप सभी जानते हो, और ये जो है प्लांट्स के अंदर क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। ठीक है जी, ये क्या करता है, अपना जो डीएनए है उसे इंसर्ट कर देता था और उनके अंदर जो है क्या कर देता था, एक ट्यूमर जो है वो कॉज कर देता था प्लांट्स के अंदर। अब जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, जो इसका टीडीएनए है उसे लिया। ठीक है जी, उसके जो जीन्स थे जो कि आपके ट्यूमर इंड्यूस करते थे उन्हें जो है रिमूव कर दिया और उनकी जगह जो है क्या कर दिया, एक डिजायरेबल जीन जो है उसे इंसर्ट कर दिया और उसको उन्होंने यूज किया एज वेक्टर, ताकि वो जो है अपने डिजायरेबल जो जीन्स है उन्हें प्लांट के अंदर इंसर्ट कर पाए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, अ पैथोजन दैट ट्रांसफर जीन इनटू प्लांट्स। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, क्राइवन ए बी जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis कंट्रोल विच पेस्ट। तो जो आपका क्राइवन ए बी है ये किसे कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। और जो आपके पास क्राइवन ए सी है ये कंट्रोल करता है किसे, ये करता है कॉटन बॉल वॉर्म्स को। ठीक है जी, उसके अलावा एक नाम और आपको याद रखना है जीन का, क्राई2 ए बी, ये भी आपका किसे कंट्रोल करता है, कॉटन बॉल वॉर्म्स को। तो क्राइवन ए बी जो है ये करता है कॉर्न बोरर को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यूज टू प्रोड्यूस इंसुलिन आर। तो इंसुलिन जो है उसे प्रोड्यूस करने के लिए किस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और आपने पढ़ा भी है ये। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ई कोलाई। ठीक है जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, एडीए डेफिशिएंसी यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी लीड्स टू माल फंक्शनिंग ऑफ विच सेल्स। आप जानते हैं कि जो एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी है उसमें आपके जो इम्यून सेल्स है बी और टी लिम्फोसाइट्स वो क्या हो जाते हैं, इम्पेयर हो जाती है। इनकी जो डेवलपमेंट होती है, इनका जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है। तो ये अफेक्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मिंग रेफर्स टू। तो मॉलिक्यूलर फार्मिंग जो है वो क्या होती है, तो ऑप्शन देखिए, फार्मिंग ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल फॉर ड्रग प्रोडक्शन, ग्रोइंग क्रॉप विदाउट फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या फिर डीएनए सीक्वेंसिंग इन एनिमल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर फार्मिंग का मतलब होता है आप क्या करोगे, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हैं उन्हें फार्म करोगे ताकि आप उनसे कोई ना कोई ड्रग प्रोड्यूस कर सको या फिर कोई ना कोई उनसे जो है बेनिफिट ले सको। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, बायोपायरेसी रेफर्स टू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है जी, तो बायोपायरेसी जो है इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए जब आप इलीगली कलेक्शन करते हो या फिर यूज करते हो बायोलॉजिकल रिसोर्स का तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, पेटेंट मीन्स अब आपने कोई इन्वेंशन कर ली है। ठीक है जी, कोई इन्वेंशन आपने करी है, अब आप उसका पेटेंट ले लेते हो, आप उसकी ओनरशिप ले लेते हो। ठीक है जी, गवर्नमेंट से। तो अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, लीगल ओनरशिप। ठीक है, जब आप लीगली क्या करते हो, ओनरशिप ले लेते हो ओवर एन इन्वेंशन, कोई चीज आपने जो है इन्वेंट करी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए ये जो
टर्म्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ये इसीलिए ऐड करी है क्योंकि इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और देखिए मैं इस सेशन को क्विक इसलिए रख रही हूँ ताकि आपके जो ये क्वेश्चन है जल्दी से कवर हो जाए, आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। ठीक है जी, तो आप सभी बच्चे जो है अपनी जो नॉलेज है उसे अब टेस्ट करिए। ठीक है, और इतना ही टाइम आपको जो है एग्जाम में भी मिलने वाला है, आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे मिलेगा, आपको जल्दी जल्दी ही वहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, द Cry2AB एंड Cry1AC जीन इन बीटी कॉटन प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट, तो मैंने अभी पहले आपको बताया था ये दोनों ही जीन्स जो हैं आपको प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट बॉल वॉर्म्स। ठीक है जी, और जो आपका Cry1AB है ये आपको प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉर्न बोरर्स। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट जीन थेरेपी एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड इन, तो सबसे पहला जो जीन थेरेपी एक्सपेरिमेंट है वो कब परफॉर्म किया गया था? 1990 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, और इसे परफॉर्म किया गया था NIH में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है जी, और आपको एक चीज याद रखनी है कि एक 4 साल की बच्ची है जिसका नाम था अशांति। ठीक है जी, उसे स्किड था, क्या था? स्किड था, जिसका अगर हम फुल फॉर्म देखिए तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब ये जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है जिसके अंदर उस बच्ची का जो इम्यून सिस्टम है वो अफेक्टेड था, ये क्यों था? क्योंकि उसके अंदर जो है ADA जो एंजाइम है, यानी कि आपका एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है ये क्या था? इसकी डेफिशिएंसी थी। तो अब इस बच्ची का जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा था? अफेक्टेड था। तो अब क्या किया गया था कि एक डिसेबल वायरस को यूज किया गया था एज अ वेक्टर, और उसके थ्रू जो है एक हेल्दी ADA जो जीन है उसे इंसर्ट कर दिया गया था इस बच्ची के ब्लड सेल्स के अंदर। ठीक है जी, तो ये था फर्स्ट जीन थेरेपी एक्सपेरिमेंट, और इस बच्ची का नाम क्या था? अशांति। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, और इसे कहाँ परफॉर्म किया गया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, द TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इज कॉल्ड डिसआर्म्ड वेक्टर। अब इसको डिसआर्म वेक्टर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर हम जनरली देखें तो ये जो TI प्लाज्मिड है ये क्या कॉज करता है? ये ट्यूमर इंड्यूस करता है, बट इसका जो जीन होता है जो ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है उसे पहले ही रिमूव कर दिया जाता है, इसीलिए तो इसको डिसआर्म वेक्टर बोल रहे हैं। तो ये जो है ट्यूमर जो है प्लांट के अंदर नहीं कॉज कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, द मेन एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज, तो जो क्रॉप्स हैं उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर ही क्यों रहे हैं? इसका मेन फायदा है क्या? देखिए आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि इन क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे जीन्स इनके अंदर जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसके कारण ये जो है रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं अगेंस्ट दीज पेस्ट। ठीक है जी, तो अब हमें खुद से जो है किसी भी पेस्टिसाइड को स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आपके पास BT कॉटन है, आपने देखा होगा BT कॉटन, उसके अलावा आपके पास BT कॉर्न है, BT ब्रिंजल है। ठीक है जी, और उसके अलावा आपके पास BT पोटैटो है। तो बहुत सारे ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जो कि कैसे होते हैं, बिल्कुल वो जो है उनके अंदर रेजिस्टेंस होती है कि वो जो है इन पेस्ट को रेजिस्ट कर पाए। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, दे रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज। हमें जो है खुद से पेस्टिसाइड को स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं रहती है, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो ह्यूमन जो है किसे कंज्यूम करता है इनमें से? ठीक है जी, तो ऑप्शन देखिए, ट्रांसजेनिक काउ, ग्लोफिश, GM सैल्मन या फिर डॉली शीप। तो इनमें से जो आपकी GM सैल्मन है, ठीक है जी, ये जो है नॉर्मल सैल्मन जो होती है उससे जो है बहुत ही जल्दी जो है वो ग्रो करती है, और इसे जो है 2015 में जो आपका FDA उसके द्वारा अप्रूवल मिल चुका है कि इसे जो है ह्यूमन क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सैल्मन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, ट्रांसजेनिक शीप रोजी, तो रोजी नहीं है शीप,
यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ट्रेसी। ठीक है जी, गलत हो गया, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। तो ट्रांसजेनिक शीप ट्रेसी प्रोड्यूस्ड मिल्क कंटेनिंग, तो ट्रेसी जो है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड शीप है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती है। और इसका जो मिल्क है वो रिच होता है किस प्रोटीन में, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि एक थेराप्यूटिक प्रोटीन है जिसका यूज किया जाता है किसके लिए, ताकि ट्रीट किया जा सके एम्फाइसीमा एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, एम्फाइसीमा एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। और नाम याद रखना है आपको, ट्रेसी। ठीक है जी, शीप का नाम क्या था, ट्रेसी। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द मेजर कंसर्न रिगार्डिंग जीएम फूड इज, तो क्या एक मेजर कंसर्न है रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, क्या ये इंक्रीज करता है कॉस्ट पॉसिबल एलर्जिक रिएक्शन एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा कि हो सकता है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है ये किसी किसी इंसान को जो है एलर्जी कॉज कर दे। ठीक है, उसके अलावा ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी क्रिएट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोएथिकल इशू इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोएथिकल इशू जो है इनमें से कौन सा है, आप मुझे बताएंगे कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है इंसानों की जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उन्हें जो है ठेस पहुंचा सकता है। तो क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन, यूज ऑफ बीटी कॉटन, इंसेक्ट कंट्रोल या हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए इनमें से जो अगर हम ह्यूमन की क्लोनिंग की बात करें तो ये जो है जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, उनकी जो इमोशंस हैं, उनकी जो बिलीफ है, एथिक्स हैं, उन्हें जो है ठेस पहुंचा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो इकोलॉजी जो है वो किस चीज की स्टडी है, आप आंसर करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेल ऑर्गेनेलीज, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, व्हाट इज इकोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इकोसिस्टम। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूरीथर्मल। जैसे कि आपके पास ह्यूमन है, डॉग है, कैट्स हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, यूरीथर्मल के। और स्टेनोथर्मल कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। इसके अंदर आ जाएंगे आपके जैसे कि पेंगुइन्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, कुछ आपके ट्रॉपिकल प्लांट्स हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हम क्या बोलते हैं, यूरीथर्मल। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी बच्चे, ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी आर कॉल्ड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे जो फ्रेश वाटर में भी जो है सर्वाइव कर रहे हैं, ब्रैकिश वाटर में भी सर्वाइव कर रहे हैं, सॉल्ट वाटर में भी सर्वाइव कर रहे हैं, ओशंस के अंदर भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो इन्हें हम बोलेंगे यूरीहलाइन। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टीनोहलाइन। ठीक है जी, तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज नोन एज। तो अब आपके पास टू इकोसिस्टम है। ठीक है जी, एक तरफ आपके पास जो है फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो है मान लीजिए फॉरेस्ट है। ठीक है, अब एक तरफ यहाँ पे आपके पास जो है ग्रासलैंड है, ठीक है, ये हो गया आपके दो अलग अलग इकोसिस्टम। अब बीच में इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा एरिया होगा जहाँ पे आपके पेड़ भी होंगे और ग्रास भी होंगे। तो ये एक तरह का क्या है, दिस इज नोन एज इकोटोन। इस एरिया को हम क्या बोलते थे, इकोटोन बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे जो आपके दोनों इकोसिस्टम है उनकी जो स्पीशीज है वो क्या करती है, दोनों ही यहाँ पे आपको मिल जाएगी और ये एरिया जो है ओवरलैप कर जाएगा। तो ये बीच का जो एरिया है, जो बाउंड्री बनाता है जहाँ पे दोनों ही इकोसिस्टम के जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इकोटोन। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ ऑल एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली इसे हम एनवायरमेंट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है।
चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड अदर इज अनअफेक्टेड। एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई ना फायदा हो रहा है ना नुकसान, तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास व्हेल है, ठीक है, उसके ऊपर जो है बार्निकल्स चिपके हुए होते हैं। अब ये जो बार्निकल है, बार्निकल्स, ठीक है जी, ये व्हेल जहां जहां जाएगी, जहां जहां खाना खाएगी, उनको जो है खाना मिलता जाएगा, नए नए एरिया वो जो है जाते जाएंगे, घूमते जाएंगे, खाना मिलता जाएगा। और जो आपकी व्हेल है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उनके होना ना होने से, ठीक है, ना तो फायदा है ना नुकसान है। तो इस प्रकार की जो रिलेशनशिप है उसे हम बोलते हैं कमेंसलिज्म, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, लाइकन रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो ऑप्शन देखिए आपके पास क्या क्या है, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म और कंपटीशन। आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं लाइकन जो है वो बने होते हैं आपके दो मेंबर से, इसके अंदर एल्गी प्रेजेंट होती है और आपके फंजाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। दोनों ही इसमें इक्वली बेनिफिटेड होते हैं। जो फंगस होता है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, और दूसरी तरफ जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाता है। तो दोनों ही आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, एक दूसरे की केयरिंग कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों का ही फायदा होता है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन कुकू एंड क्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चा, ये है ब्रूड पैरासिटिज्म का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अब कुकू क्या करती है कि अपने जो एग्स है उन्हें ले कर देती है किसके नेस्ट में, क्रो के नेस्ट में। अब क्रो बेचारा जो है वो मूर्ख होता है, वो जो है कुकू के जो एग्स होते हैं उनकी भी प्रोटेक्शन करता है, अपने एग की भी प्रोटेक्शन करता है, उनके जो एग्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर उनके जो यंग वंस होते हैं वो जो है जब एग आपके क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उससे जो बेबी जो कुक्कू निकलते हैं वो उनकी भी प्रोटेक्शन करता है और अपने बच्चों की भी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। कुक्कू बहुत चुस्त है, इसने ना तो नेस्ट बनाया ना अपने बच्चों की रखवाली करी, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरमेंट रेफर्स टू। अब एनवायरमेंट जो है उसकी भी तो एक कैपेसिटी होगी, मतलब कैरिंग कैपेसिटी होगी। जैसे कि आपका बेंच होता है, उस पर अब एक बेंच जो है उसके ऊपर मैक्सिमम 3 ही बच्चे बैठ सकते हैं, तो 3 ही बैठेंगे, ज़्यादा नहीं बैठ सकते। उसी तरीके से जो आपका एनवायरनमेंट है वो भी जो है मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल है उन्हें क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, ठीक है जी। तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट क्या हो गई कि मैक्सिमम नंबर, कितना मैक्सिमम नंबर जो है इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट जो है वो सपोर्ट कर सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द एस शेप, जिसे आप सिग्मॉइड शेप के नाम से भी जानते हो, तो सिग्मॉइड शेप या एस शेप पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इस प्रकार का जो ग्रोथ कर्व है उसे हम जानते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के नाम से भी। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, रिसोर्स जो है वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो जो है पॉपुलेशन क्या शो करेगी, एक स्लो जो है ग्रोथ शो करती है, जिसे हम लैग फेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद एकदम से जो है ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है और एक्सपोनेंशियल स्टेज जो है जाती है, ठीक है जी, जिसे हम लॉग फेज के नाम से भी जानते हो। और फिर जैसे ही रिसोर्स जो है कम हो जाने स्टार्ट हो जाते हैं तो आपकी जो ग्रोथ फेज है वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है और आपका स्टेशनरी फेज आ जाता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार का जो है ग्रोथ कर्व हमारे पास बनता है, ये आपका स्टेशनरी फेज है, ठीक है जी। ये आपकी जो ग्रोथ फेज है उसका डिमिनिशिंग फेज होता है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फेज होता है जिसे आप लॉग फेज के नाम से भी जानते हैं, और ये वाला जो है लैग फेज जहाँ पे आपकी ग्रोथ स्लो होती है, ठीक है जी। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के नाम से, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द जे शेप्ड कर्व रिप्रेजेंट। तो जे शेप्ड का जो कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये मतलब है कि जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड है, जितनी चाहे उतनी जो है ग्रोथ हो सकती है, कोई भी यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन लॉजिस्टिक ग्रोथ द पॉइंट वेयर पॉपुलेशन ग्रोथ स्टॉप। अब पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्टॉप तो ज़रूर होती है, मैंने अभी आपको बताया। तो वो क्यों स्टॉप हुई, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी कोई ना कोई कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। वो कुछ ही इंडिविजुअल को जो है वो सपोर्ट कर सकता है, ठीक है जी, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कैरिंग कैपेसिटी। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। इनमें से कौन सा डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है, प्रिडेशन, डिजीज, फ्लड या फिर कॉम्पिटिशन।
अगर आप ध्यान से देखिए तो फ्लड जो है उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सा एरिया जो है उसमें कितने इंडिविजुअल है, कितनी डेंसिटी है, वो आता है, सब कुछ तबाह करके चला जाता है। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन, डिजीज और प्रिडेशन की, तो ये तीनों ही आपके फैक्टर डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा इंडिविजुअल होगा, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो है बढ़ जाएगा स्पेस के लिए, मीटिंग के लिए, हर एक सोर्स के लिए। ठीक है जी, जितने ज़्यादा इंडिविजुअल होगी, जितनी पॉपुलेशन होगी, उतनी ही ईजिली जो है डिजीज स्प्रेड होती है। जितनी ज़्यादा जो है क्या होगी, आपकी पॉपुलेशन होगी, इंडिविजुअल जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही आसानी से जो एक प्रेडेटर है अपने प्रे को ढूंढ लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। सिर्फ फ्लड ऐसा है जिसको डेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द सम टोटल ऑफ अडेप्टेशंस एक्टिविटीज, यानी कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एक्टिविटीज कर रहा है। ठीक है जी, दैट एनेबल इट टू सर्वाइव इन इट हैबिटेट इज नोन एज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नीश बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, कैमल सर्वाइव इन डेजर्ट बिकॉज दे स्टोर वाटर इन बॉडी, वाटर नहीं, वो जो है अपने हम्प में फैट को स्टोर करता है और उसे ऑक्सीडाइज करके जो है एनर्जी बना लेता है। हैव एफिशिएंट किडनी एंड टॉलरेट टू डिहाइड्रेशन, देखिए ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उनके पास एफिशिएंट किडनी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। ठीक है जी, वो जो है क्या करते हैं, यूरिन के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जो है बाहर निकालते। ठीक है, उसके अलावा उनका जो फीकल मैटर होता है, ठीक है जी, तो वो भी कैसा होता है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होता है और ड्राई होता है। ठीक है जी, तो यूरिन कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। फीसिस जो होती है इनकी वो कैसी होती है, बिल्कुल ड्राई होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, अ पॉपुलेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, तो पॉपुलेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं सेम स्पीशीज का जो कि एक गिवन एरिया में रह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है, इजी है क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेटेलिटी रेफर्स टू, नेटेलिटी क्या होता है, इट इज बर्थ रेट, सिंपल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। अगर मॉर्टेलिटी रेट पूछा जाए आपसे तो दैट इज डेथ रेट। इमिग्रेशन का क्या मतलब होता है, देखिए अगर आप जो है किसी दूसरी कंट्री से कोई, या फिर ऐसा समझ लीजिए कोई फॉरेनर जो है वो इंडिया आ रहा है दूसरी कंट्री को छोड़ के परमानेंटली, ठीक है जी, और अगर जो आप हैं, आप जो है इंडिया को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं परमानेंटली, तो वो क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा। तो छोटी छोटी सिंपल टर्म्स हैं जिनके मतलब आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न ड्यूरिंग रीसेंट सेंचुरीज फॉलो, तो रीसेंट सेंचुरीज में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कौन से ग्रोथ पैटर्न को फॉलो कर रही है, जल्दी से आप आंसर करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जे शेप कर्व। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे और जो अब मेडिकल जो आप कह सकते हो जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो डेथ रेट है वो कम है, ठीक है जी, बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, तो नेचर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखिए, द ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड, तो ए बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे कि आपके पास सनलाइट है, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, सनलाइट आ जाएगा, आपका वाटर आ जाएगा, एयर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगी, ठीक है जी, मिनरल्स आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, क्लाइमेट आ जाएगा, ये सारी जो है आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी बन जाएगा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स, ये आपके कौन से हैं, बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम आर, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, तो हम प्रोड्यूसर किसे यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन इकोसिस्टम इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, 6th क्लास का क्वेश्चन है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इकोसिस्टम के लिए कौन है? एटीपी, ग्लूकोज, सन या कार्बोहाइड्रेट? तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सन। क्योंकि सन से ही आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना जो है वो बनाते हैं, ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन डीकम्पोजिशन। तो आप सभी जानते हो 5 स्टेप्स होते हैं, बेसिक, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि डीकम्पोजिशन में नहीं आता है? देखिए, फ्रेगमेंटेशन आता है, ह्यूमिफिकेशन आता है, मिनरलाइजेशन आता है, लेकिन असिमिलेशन नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो आपके पास प्लांट्स हैं, उन्होंने जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर बनाया, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए, बहुत ही इजी पीजी से क्वेश्चन है, जल्दी से आप बहुत स्पीड से आंसर करिए, ठीक है जी, क्योंकि पेपर में भी आपको इतना ही टाइम मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, GPP माइनस आर इक्वल्स टू। तो सबसे पहले आपके पास है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है जी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से माइनस कर दिया आपने आर। अब आर जो है वो क्या है? ये होता है आपका रेस्पिरेशन, या फिर जो कि देखिए, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आप समझ लीजिए आपकी सैलरी, टोटल सैलरी, उसमें से आपने कुछ खर्चा कर दिया जिसे आप आर समझ लीजिए। अब आपके पास कितना बच गया? अब आपके पास बच गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो टोटल अमाउंट प्लांट्स बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद प्लांट्स खुद भी तो कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके अंदर एनर्जी लग जाती है, तो कुछ एनर्जी वो खर्च भी कर देते हैं। तो वो एनर्जी जो उन्होंने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में खर्च करी है, ठीक है जी, उसके बाद जो उनके पास बच जाता है उसे हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? NPP, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। तो टोटल एनर्जी कितनी बनाई है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर प्रोडक्टिविटी इज। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो प्लांट्स हैं उनके केस में जो प्रोडक्टिविटी है उसे मेजर करने के लिए हम, एक तो हमारे पास 2 टर्म्स होती है, एक होती है आपकी बायोमास और दूसरी होती है आपकी एनर्जी। अगर हम एनर्जी की बात करें कि एनर्जी जो है उसे हम किस तरीके से जो है मेजर करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ठीक है जी। और अगर हम बात करें बायोमास की, तो बायोमास के लिए यूनिट क्या होती है? ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बायोमास और एनर्जी के लिए हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। तो जो अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी बनाए तो ये कैसा बनता है? हमेशा अपराइट बनता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो हर एक स्टेप पे जो है लूज होती है, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो है लूज होती है, आप जानती हो। और जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कैसा रहता है? यूनिडायरेक्शनल रहता है। और सिर्फ 10% ही एनर्जी जो है वो क्या करती है? एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफॉर्म होती है। तो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है जी। तो 10% ही एनर्जी जो है क्या होती है? आगे ट्रांसफर होती है। तो कैसा रहता है? हमेशा अपराइट रहता है इस प्रकार का पिरामिड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, इन अ ग्रास लैंड इकोसिस्टम द प्राइमरी कंज्यूमर। अब आप मुझे बताइए कि ग्रास लैंड है, वहां पे जो है प्राइमरी कंज्यूमर कौन रहेगा? जल्दी से आंसर करिए। तो प्रोड्यूसर कौन रहेंगे? ग्रास रहेगा ऑब्वियसली। और प्राइमरी कंज्यूमर कौन रहेंगे? डियर एंड रैबिट रहेंगे, क्योंकि डियर और रैबिट जो है क्या करेंगे? घास को खाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और लायन और टाइगर जो है वो किसे खाएंगे? ये डियर और रैबिट को खाएंगे। तो ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर रहेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी? डेजर्ट, टुंड्रा, कोरल रीफ या फिर ओशन? तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोरल रीफ्स। अब ये जो कोरल होते हैं उसके अंदर जो है आपकी एल्गी रहती है, और किस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है। आप जानती हो एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, और वो जो है क्या करेगी? वो बहुत सारा जो है
ऑर्गेनिक फूड जो है वो बना देती है। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? सबसे ज़्यादा इनमें से किसकी प्रोडक्टिविटी होती है? कोरल रीफ्स की। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, डीकम्पोजर्स मेनली एक्ट ऑन। तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है जी, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? पॉन्ड, फॉरेस्ट, एक्वेरियम या फिर ग्रासलैंड? पॉन्ड नेचुरल है, फॉरेस्ट नेचुरल है, ग्रासलैंड नेचुरल है, लेकिन एक्वेरियम जो है ये क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जो कि एक ह्यूमन ने जो है खुद से बनाया हुआ है, जिसके अंदर मछलियां रख दी हैं बहुत सारी। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी? जो कि आपके प्रोड्यूसर जो है वो क्या करते हैं? बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब जो आपके पास कंज्यूमर है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, वो क्या करेंगे? वो भी तो कुछ ना कुछ बनाएंगे जब वो घास वगैरह खाएंगे। ठीक है जी, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, रेट ऑफ एनर्जी फिक्सेशन बाय प्रोड्यूसर। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर है वो भी तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, इन अ फूड चेन द फ्लो ऑफ एनर्जी। तो फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा रहता है? हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप सभी जानते हो, प्रोड्यूसर से जो आपकी एनर्जी है वो किस में जाती है? प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर टॉप आपके जो होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए सभी बच्चे आंसर करिए। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन। जब डीकम्पोजिशन वाली प्रोसेस होती है तो उसमें ह्यूमस की फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यानी कि ह्यूमस की जो फॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी पासिस इज कॉल्ड। तो ये सीक्वेंस जो होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी पास होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली उसे हम बोलते हैं फूड चेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, एन इकोसिस्टम विद मोर देन वन इंटरलिंक्ड फूड चेन। जब आपकी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती है, बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी? जल्दी से ऑप्शन देखिए, मैनग्रोव, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर अल्पाइन वेजिटेशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा यहाँ पे रेनफॉल जो है वो भी पूरी साल चली रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। दोनों ही जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए, यानी जो भी आपके वहाँ पे प्लांट की स्पीशीज है, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से फ्लरिश और ग्रो करने के लिए। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? टाइगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द डैश मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन वर्ल्ड। तो भारत जो है, हमारे पास कितनी मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं? जल्दी से आपको इसका आंसर करना है। तो देखिए 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज जो है वो है पूरे वर्ल्ड में, उनमें से भारत भी एक है। अब देखिए भारत जो है उसको जो है 8th रैंक जो है वो दिया गया है किसके अंदर? स्पीशीज रिचनेस के अंदर, स्पीशीज रिचनेस। ठीक है जी, अगर हम बात करें कि जो टोटल रिकॉर्डेड स्पीशीज है उसमें से भारत के पास कितनी परसेंट है, तो 7 to 8% जो है हमारे पास क्या है? स्पीशीज जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके अलावा अगर हम एरिया की बात करें तो हमारे पास एरिया जो है 2.4% है, जिसमें इतनी सारी स्पीशीज जो है वो पूरे वर्ल्ड की पाई जाती है। ठीक है, इसलिए हमारा भारत जो है वो भी इन मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। ठीक है जी सॉरी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीशीज। अब एक स्पीशीज के अंदर जो जीन्स की डाइवर्सिटी है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब देखिए जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये इन सिटू
कंजर्वेशन के अंडर आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी प्लांट है, उसको नेचुरल हैबिटेट में ही, मतलब जो उस ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे उसको जो है क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन सीड बैंक जो है ये क्या है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंडर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे जो है नेचुरल हैबिटेट से हटा के जो है किसी दूसरी जगह जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, तो सीड बैंक भी उनमें से एक एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसी स्पीशीज जिनको खतरा है एक्सटिंक्शन का, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इज करेक्ट। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम, गलत बात है। इट इंक्रीज टुवर्ड पोल्स, बिल्कुल गलत बात। इट इज मैक्सिमम इन द ट्रॉपिक्स। हाँ जी, जो ट्रॉपिक वाला रीजन है वहां पे जो आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है वो रिच होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो स्पीशीज और एरिया के बीच की जो रिलेशनशिप है वो किसने दी थी? ये दी थी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द अर्थ समिट 1992 वॉज हेल्ड इन। तो ये कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरो में, न्यूयॉर्क। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, रियो डी जेनेरो। ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो हम कैसी लोकेलिटी को बोलेंगे? ठीक है जी, तो जहाँ पे एंडेमिज्म जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है और स्पीशीज लॉस जो है वो भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर प्रेजेंट इन इंडिया। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है भारत में? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 4। हिमालयाज है, इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट है और सुंडा लैंड्स है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच कंजर्वेशन मेथड मेंटेन जेनेटिक रिसोर्स इन नेचुरल हैबिट। तो जहां पे भी नेचुरल हैबिट की बात आ जाएगी वहां पे आ जाएगा इन सिटू कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और ऑर्गन डाइवर्सिटी। तो देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी तो इसका मतलब होता है वेराइटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीशीज। ठीक है जी, अगर हम बात करें स्पीशीज डाइवर्सिटी की तो इसका मतलब होता है वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया। और अगर हम बात करें इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की तो इसका मतलब है वेराइटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम इन अ रीजन। लेकिन ऑर्गन डाइवर्सिटी आपकी कोई बायोडाइवर्सिटी के अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। ठीक है जी, ये क्या है? गलत कॉम्पोनेंट। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। तो मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री कौन सी है? ग्रीनलैंड, इंडिया, आइलैंड या फिर आपकी जापान में से? तो इंडिया जो है वो क्या है? मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वास्ट वेराइटी पाई जाती है आपकी स्पीशीज़ की। उसके अलावा देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ है जो कि एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब कि जो सिर्फ यहीं पाई जाती है, सिर्फ भारत में पाई जाती है, इसके अलावा ये कहीं पे भी नहीं पाई जाती है। ठीक है जी, तो जो हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे वास्ट डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ की, इसीलिए जो भारत है वो क्या है? मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, IUCN रेड डाटा बुक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। तो जो ये रेड डाटा बुक है इसमें पूरा डाटा रहता है कि कौन से ऐसे प्लांट है, कौन से ऐसे एनिमल है जो एंडेंजर्ड है, यानी कि जो कि एक्सटिंक्शन की कगार पे है, जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ये लिस्ट करता है, ये रिकॉर्ड रखता है एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पीशीज का। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, सेक्रेड ग्रूव आर स्पेशली यूजफुल फॉर कंजर्वेशन ऑफ। तो सेक्रेड ग्रूव होते क्या है? ये पैचेस होते हैं अनडिस्टर्ब वेजिटेशन के। ठीक है जी, जिनको प्रोटेक्ट करती है लोकल कम्युनिटीज। उनकी जो है मान्यता है कि इनके साथ हमारे कोई रिलीजियस और कल्चरल जो है क्या होते हैं, बिलीव्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जो है वो पीपल के जो पेड़ होते हैं उन्हें नहीं काटते हैं। ठीक है जी, तो उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी होती है जो अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स है, ठीक है जी, जिनके साथ उनकी कोई कल्चरल या फिर रिलीजियस जो है मान्यता जुड़ी हुई होती है, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो किसके
किसकी कंजर्वेशन के लिए सेक्रेड ग्रूव यूजफुल होते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेयर प्लांट। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया टू प्रोटेक्ट। तो सबसे पहले इसे जो है 1973 में जो है इनिशिएट किया गया था ताकि जो आपके बंगाल टाइगर है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब बायोडाइवर्सिटी जो लॉस है वो क्यों हो रहा है? ठीक है जी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण, बिल्कुल सही बात। पॉल्यूशन के कारण, हाँ जी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर देना स्पीशीज़ को, प्लांट की, एनिमल की, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? कौन सा नहीं कर रहा है? ठीक है जी, बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। चले जी, नेक्स्ट देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेंटेन द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। तो जो रेड डाटा बुक है उसे कौन मेंटेन करता है? सिंपली आपसे यही पूछा गया है। तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में किसका सबसे बड़ा हाथ है? कौन सी गैस का हाथ है? जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 6th 5th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक का मेन पॉल्यूटेंट कौन है? सल्फर ऑक्साइड, ओजोन एंड पैन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन? जल्दी से बच्चे आंसर करिए। आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, अब आपके पास 4-5 दिन बचे हैं। अब आपको जो है इतने बेसिक क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे तो बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है जी, जल्दी से आंसर करिए। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर बन जाएगा? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ओजोन एंड पैन। ठीक है जी, पैन की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप क्या आंसर करोगे? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच प्रोटोकॉल वाज साइंड टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसे कब साइन किया गया था? 1987 में। ठीक है जी, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, यूट्रोफिकेशन इन लेक इज कॉज्ड बाय। तो यूट्रोफिकेशन जो है वो क्यों होती है? बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। देखिए, जब एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो है, जैसे कि आपके नाइट्रोजन हो गए, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, ठीक है जी, ये क्या होते हैं? एग्रीकल्चर रन ऑफ, सीवेज डिस्चार्ज या इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू जो है आपके पानी में एंटर कर जाते हैं। अब क्या होगा? बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट के कारण आपकी एल्गी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पे ग्रो कर जाएगी और पूरी जो लेयर है, सरफेस है जो वाटर का, लेक का, ठीक है, उसे कवर कर देगा और आपकी सनलाइट जो है उसे ब्लॉक कर देगी। जो पूरा इकोसिस्टम है उसको हिला के रख देगी। ठीक है जी, जो आपका वाटर इकोसिस्टम है उसे पूरा हिला के रख देगी। ठीक है जी, जिससे क्या हो जाएगा? आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट और फॉस्फेट्स के कारण। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द ग्रीन हाउस गैस विच इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन। सबसे ज्यादा जो मात्रा में प्रेजेंट होती है ग्रीन हाउस गैस, वो कौन सी होती है? ऑब्वियसली CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, मिनीमाता डिजीज वॉज कॉज्ड ड्यू टू। अब ये मिनीमाता डिजीज जो है ये कैसे होती है? तो ये होती है मर्करी पॉइजनिंग के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। देखिए, जो जापान है वहाँ पे मिनीमाता बे है। अब हुआ क्या कि वहाँ पे एक केमिकल फैक्ट्री थी जहाँ से मरकरी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उस मतलब बे में जो है वो जा रही थी। ठीक है जी, अब हुआ क्या कि वहाँ पे जितने भी आपके फिश थी, शेल फिश थी, उनके अंदर ये जो मर्क्यूरी है ये अक्यूमुलेट हो रही थी और इसकी बायो मैग्निफिकेशन होती जा रही थी। बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है जी, और जैसे ही वहाँ के लोकल लोग जो है उन्होंने इसे खाना स्टार्ट किया तो उनके अंदर जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो है हो गई थी। ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं मिनीमाता डिजीज। और ये क्यों होती है? मर्करी पॉइजनिंग के कारण। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन अ पॉल्यूटेड रिवर। तो BOD जो है एक पॉल्यूटेड रिवर की क्या रहेगी? ज्यादा, कम या फिर अनचेंज्ड? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इंक्रीज। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें बहुत ज्यादा अमाउंट जो है ऑक्सीजन का चाहिए ताकि वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे क्या कर पाए? डिकम्पोज कर पाए। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, द मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो नॉइस पॉल्यूशन का मेन कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। चैं चैं ची ची आपने देखी होगी कितनी ज्यादा होती है, ठीक है जी, गाड़ियों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ओजोन के रिगार्डिंग? ओजोन इज प्रोड्यूस्ड इन द ट्रोफोस्फेयर ओनली। नहीं जी, ट्रोफोस्फेयर प्लस स्ट्रेटोस्फेयर दोनों में प्रेजेंट होती है। ओजोन एब्जॉर्ब यूवीबी रेडिएशन, करेक्ट है। ओजोन इज हार्मफुल इन स्ट्रेटोस्फेयर, बिल्कुल नहीं। जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे ओजोन जो है एक लेयर बना लेती है, और ये जो है हार्मफुल रेडिएशन को, जो आपकी जो यूवी रेडिएशन होती है, उन्हें एब्जॉर्ब करती है। तो ये हार्मफुल नहीं हुई, बल्कि ये तो बेनिफिशियल हुई। बल्कि जो ट्रोफोस्फेयर में जो आपकी क्या होती है, ओजोन होती है, वो क्या होती है? वो होती है हार्मफुल, क्योंकि वो जो है आपको जो रेस्पिरेटरी इशू जो है क्रिएट करती है। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, द मेजर एम ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल 1997 इज टू। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 का, इसका मेन रोल था कंट्रोल करना ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग सुपीरियर मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड। ब्रीड एक ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो सुपीरियर मेल है और जो फीमेल है जो कि सुपीरियर है, दोनों को ब्रीड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, MOET, मोइट। ये जो मोइट है, इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखिए, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। मल्टीपल ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि हम जो है क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको जो है बहुत सारे क्या चाहिए, एम्ब्रियो अभी आपको बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, जो फीमेल है, चाहे वो काऊ या बुफेलो कोई भी रख लो, चाहे ह्यूमन क्यों ना हो, तो उसके अंदर हम सुपर ओव्यूलेशन करवाते हैं इंजेक्शन देके, ठीक है जी। तो अब बहुत सारे जो है ओव्यूल यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। ओव्यूलेशन जो है वो क्या हो जाएगी, और उनका यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है जी, ताकि हम बहुत सारे एम्ब्रियो यहाँ पे बना सके। तो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? ताकि रैपिड मल्टीप्लिकेशन की जा सके ऑफ डिजायर्ड एनिमल, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट द एम इज टू। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है, मुझे बताइए। प्रोड्यूस मोर मिल्क, प्रोड्यूस मोर बटर, इंप्रूव ब्रीड एंड इंक्रीज यील्ड, या डिक्रीज एनिमल नंबर। तो देखिए, सबसे पहला जो मेन कारण है आपके डेयरी फार्म मैनेजमेंट का, उसे क्यों जो है हम मेंटेन करते हैं, ताकि ब्रीड्स जो हैं उसे इंप्रूव किया जा सके, और जो यील्ड है उसे इंक्रीज किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है कि ट्रांसफर किया जाता है सीमन को, ठीक है जी, फ्रॉम सिलेक्टेड मेल, जो कि एक सुपीरियर मेल होता है, उसके सीमन को ट्रांसफर किया जाता है टू दी सिलेक्टेड फीमेल, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेराइन फिश। कौन सी मेराइन फिश है विच इज हैविंग हाई इकोनॉमिक वैल्यू? तो कटला, रोहू, हिल्सा या सैल्मन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सैल्मन फिश। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, द क्रॉसिंग ऑफ डिफरेंट स्पीशीज और ब्रीड टू प्रोड्यूस हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जब बनाए जाते हैं डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस करवा के, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्रॉस ब्रीडिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, एपिकल्चर डील्स विथ। तो एपिकल्चर जो है किससे डील करता है? बी कीपिंग से, मधुमक्खी पालन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड। तो जो सिल्क वॉर्म्स है, जब हम उन्हें पालते हैं ताकि उनसे जो है सिल्क की प्रोडक्शन करवाई जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया मेनली यूज्ड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में किस चीज को यूज किया गया था? क्या इंप्रूव क्रॉप वेराइटीज को यूज किया गया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज किया गया था, क्रॉप रोटेशन या जीन थेरेपी? तो इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज को जो है यूज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। देखिए, मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन इसीलिए करवा रही हूँ ताकि जल्दी से ये सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए हमारा, ठीक है जी, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब टाइम बहुत कम बच गया है, तो हमें अपना पूरा सिलेबस भी तो कवर करवाना है, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से आप भी आंसर करिए कमेंट बॉक्स में।
चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द वैरायटी ऑफ व्हीट विच इज़ डेवलप्ड बाय MS स्वामीनाथन वॉज। तो जो MS स्वामीनाथन और उनकी टीम है, उन्होंने क्या किया था, सोनारा जो कि एक मैक्सिकन व्हीट वैरायटी थी, सोनारा 64, इसे जो है गामा रेज आपको याद रखना है, गामा रेज की ट्रीटमेंट इसे करवाई गई थी ताकि सोनारा 64 जो वैरायटी है इसमें म्यूटेशन इंड्यूस हो सके। ठीक है जी। अब जो आपकी म्यूटेशन के द्वारा जो ये नई वैरायटी बनवाई गई थी उसका नाम था शरबती सोनारा। अब इसमें बहुत सारे ऐसे नए ट्रेट आ गए थे जो बेनिफिशियल थे, जैसे कि इनका जो ग्रेन है यानी कि जो दाना है उसके जो कलर है वो कैसा था, एम्बर कलर था। उसके अलावा इनके अंदर जो प्रोटीन है वो कैसा था, प्रोटीन कंटेंट हाई था। उसके अलावा इनके अंदर जो लाइसीन कंटेंट है वो भी ज़्यादा था। तो कौन सी वैरायटी बनाई गई थी, शरबती सोनारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसे बोला जाता है, MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोफोर्टिफाइड क्रॉप। तो इनमें से कौन सी बायोफोर्टिफाइड क्रॉप है, ठीक है जी, IR8 राइस, गोल्डन राइस, सोनालिका व्हीट, जया राइस। तो देखिए जो गोल्डन राइस है वो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है जी, जो कि आपकी विटामिन A, बीटा कैरोटीन, जिंक, ठीक है जी, इन सभी मिनरल्स में क्या है, रिच है, और ये जो है विटामिन A रिच होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, सिंगल सेल प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो सिंगल सेल प्रोटीन है इसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है, तो आपको याद रखना है, फंगस से, एल्गी से और आपके बैक्टीरिया से, तीनों से ही सिंगल सेल प्रोटीन जो है इसे ऑब्टेन किया जाता है। अब देखिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर जो है लार्ज अमाउंट में ग्रो करवाया जाता है, ठीक है जी, ताकि आपको जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन जो है वो मिल पाए, ठीक है जी, यानी प्रोटीन रिच बायोमास आपको सिंपली मिल पाए। अगर आपको पूछा जाए कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि सिंगल सेल प्रोटीन है, तो आपको याद रखना है, चलिए बैक्टीरिया का मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ, सेल्यूलोमोनास, ठीक है जी, ये नाम आपको याद रखना है। अगर हम बात करें फंगस की तो आपको नाम याद रखना है सेक्रोमाइसिस, ठीक है जी, सेकेरोमाइसिस, ठीक है जी। अगर हम बात करें एल्गी की तो आपको नाम याद रखना है स्पाइरुलिना, जो कि क्या है आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है। उसके अलावा आपको एक और नाम याद रखना है क्लोरेला, ये भी क्या है आपकी सिंगल सेल प्रोटीन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, फंजाई एंड एल्गी, ठीक है, प्लस इसमें आ जाएगा आपका बैक्टीरिया, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डेयरी फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन, पोल्ट्री या बी कीपिंग। तो ये रिलेटेड है फिश प्रोडक्शन से। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हेल्प इन इंक्रीजिंग द हर्ड साइज ऑफ कैटल। तो कैटल जो है उसका झुंड अगर आपको बढ़ाना है, ठीक है जी, तो आप क्या करते हो, कम टाइम में आप मोइट का यूज करते हो, यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, इन प्लांट ब्रीडिंग द स्टेप फॉलोइंग सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। तो जब आपने पेरेंट को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप क्या करते हो, उनकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हो, यानी खुद से जो है आप पेरेंट की सिलेक्शन करोगे, उसके बाद जो है आप उनकी क्रॉसिंग कर दोगे, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिजायरेबल जीन इनटू क्रॉप। अगर आप क्रॉप के अंदर कोई डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो सिंपली ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ही तो है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चाहे आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजायरेबल जीन डालो, चाहे प्लांट के अंदर डालो, किसी भी क्रॉप के अंदर डालो, ह्यूमन के अंदर डालो, ये सब किसका पार्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग इज डन यूजिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग में हम किसका यूज करते हैं, अर्थवॉर्म्स का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ H777 ऑफ मेज। तो मेज की जो ये वैरायटी थी H777, इसको क्यों डेवलप किया गया था, जल्दी से आंसर करिए। हाई प्रोटीन कंटेंट के लिए, हाई यील्ड के लिए, ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए या डिजीज रेजिस्टेंट के लिए। तो इसका यूज हमने किया था हाई यील्ड के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, इस क्लास का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स बिकॉज दे
आपको सभी को पता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने मल्टीपल चैप्टर से या मल्टीपल टॉपिक से यहाँ पे लिए हैं। इस क्लास को मैंने मिक्स क्लास रखा है। देखिए, अगर आप इस तरीके की मिक्स क्लास लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने ओवरऑल जो तैयारी करी है उससे आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है जी। अगर हम एक टॉपिक जो है वो सिलेक्टेड टॉपिक करते रहेंगे तब तो ऑब्वियसली आप पढ़ के आओगे डेली। ठीक है, अब पढ़ने का टाइम थोड़ी ना बच गया आपके पास, अब तो प्रैक्टिस का ही टाइम बचा है, क्योंकि जो पढ़ाई आपने करनी थी वो कर ली। अब देखिए, आज की क्लास से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अब जिस टॉपिक से नहीं हो रहे हैं उस टॉपिक को आप फिर से देखो, रिविजन करो, फिर से प्रैक्टिस करो। ठीक है जी। और जो हो रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो फिर इस क्लास को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और अब हम मिलेंगे आपसे न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है जी। और तब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।